آواز آ رہی تھی آن لائن والوں کو؟ ممبئی کو آتا ہوں گا اوشینیا ریجن کا کمپلیٹ. انٹارکٹیکا. آپ نے پاکستان کیا؟ وہ بھی یہاں تو دنیا میں رہے سر، یہاں پھر سر آ کر کے باتیں کرو. زیادہ دنیا پڑھیں گے نا بور ہو جائیں گے، اس لیے ایک دن کا درمیان گیپ ہونا چاہیے. انٹارکٹیکا میں 10-15 سوال ہیں. ہاں جی، انٹارکٹیکا میں نہیں 10-15 سوال. کل کیا پڑھا تھا آپ لوگوں نے؟ تو سنائیں ڈیزرٹس کے بارے میں. آسٹریلیا سوری انٹارکٹیکا، آرکٹک، سہارا، کریبین، گریٹ آسٹریلین، گوبی ڈیزرٹ، کالاہاری اور پیٹاگونیا، سیلین اور گریٹ پیسے. آگے بھی تو اچھا آپ بتائیں. صبح ثانیہ ٹھیک ہے. صبح کون ہے جو دماغ میں ہے؟ چلیں 98% انٹارکٹیکا جو ہے وہ آئس سے کورڈ ہے. اس میں جنا اسٹیشن ہے ریسرچ کے لیے، اور 90% ورلڈ فریش واٹر اسی میں ہے. اور بتائیں، اوپر سے دیکھیں زبانی زبانی بتائیں. آرکٹک اوشن ایسے ہے جہاں 60 days تک سورج نکلے ہی رہتا ہے سمرز میں. سکرا بتائیں گے. ہاں جی، نہیں 2 زبانی بتا دیں. چلیں اوپر سے دیکھ کے بتائیں. اس میں چائنا اور یلو ریور جو ہے وہاں سے فلو کرتا ہے. یلو ریور کالا ریور جو ہے وہ ٹراپیکل ہے. اٹ از لوکیٹڈ ان افریقہ اینڈ اٹ ایکسٹینڈز ٹو افریقن کنٹریز. یہ سائما آپ سنائیں. ڈیزرٹ ہے یہ، وہاں پہ کولڈ ونٹر ہوتا ہے اور وہاں پہ پایا جاتا ہے، یہ فیمس ہوتا ہے فار ڈارکنس سکائی ایکٹیویٹی. یہاں پہ ایک پارک کے ونڈو کے ڈارک کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس کے بعد ٹاپ 10 ہیں جو ایشین سے پائے جاتے ہیں. ان میں فرسٹ ہے عربین ہے، اس کے بعد عربین ڈیزرٹ ہے، اس کے بعد گوبی ڈیزرٹ ہے، اس کے بعد تھائی ڈیزرٹ ہے. کون سا آپ سنائیں. ڈیزرٹ ان افریقہ جو ہے وہ سہارا ہے، اور کلہاری اور کوسٹل ڈیزرٹ ہے. سارا کو بھی 5 ملک بتاتے ہیں. سہارا میں جو افریقہ افریقہ تو کانٹیننٹ ہے نا. جارڈن، نامیبیا. یہ کہاں سے ڈال رہے ہیں؟ شجر صاحب آپ بتائیں. ٹھیک ہے جی تو ہو گیا. سیریا سیریا تو نہیں ہے. لیبیا. رچارڈ حسن ہے یا حسین کیا؟ محسن موسیٰ صاحب سنائیں ذرا 5 کوئی بھی کنٹریز جو ایجپٹ میں ہے.
हाँ सहारा में वो बता दें। हाँ जी बताएं। ठीक है। चड नाइजीरिया अल्जीरिया ठीक है। हाँ जी अभी तो हमने कहा नाइजीरिया फिर हमने कहा सॉरी। अरमान साहब आप बताएं। आए नहीं थे आप। पंजाब पुलिस वाले जो है ना वो यूं ना किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका। लिस्ट आप लोगों ने पहले की हुई है बताएं एंटार्क्टिका का दुनिया में कौन सा नंबर है बाय पॉपुलेशन और बाय एरिया। लास्ट क्या होता है इंटरव्यू वाले को जवाब देते आपने कहते हैं लास्ट उसने कहा था लास्ट कर देना एग्जैक्ट फिगर बताया करें। तो एरिया वाइज नंबर एरिया वाइज पूछा मैंने एरिया वाइज फिर सोच लें लिस्ट बताएं एरिया वाइज कॉन्टिनेंट की लिस्ट बताएं। मैंने तो पहले दिन बताया था जो चीज आपको सिंपल लगेगी वो हमेशा आपको यूज करेगी। आपने एंटार्क्टिका का एरिया भी सबसे छठा नंबर बताया सारों ने 5 की कहीं भी आवाज नहीं है। जनरल नॉलेज में यही सबसे बड़ा मसला होता है जो चीज सबसे ज्यादा आसान लगती है वही हमें नहीं आ रही होती। तो एंटार्क्टिका का बाय एरिया दोबारा सुने सबसे पहले एशिया दूसरे नंबर पे अफ्रीका तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका साथ ही आएगा साउथ अमेरिका और पांचवें नंबर पे एंटार्क्टिका। तो बाय एरिया इसका नंबर है 5वां बाय पॉपुलेशन नंबर है 7वां। अभी मैं आपसे पूछूंगा ना कंट्रीज की लिस्ट पॉपुलेशन वाइज तो मुझे उम्मीद है कि 102 लोगों को भी नहीं आ रही। अगर हम बात करें एंटार्क्टिका के स्टेटस की तो एंटार्क्टिका जो है वहां पर 98% आइस शीट्स है। हर चीज बर्फ की जमी हुई है। एंटार्क्टिका इज कवर्ड विद 98% ऑफ आइस शीट्स। क्लियर है। अगर बात करें हम दुनिया के फ्रेश वाटर की तो इस दुनिया का जो 90% फ्रेश वाटर उसका मेन सोर्स क्या चीज है एंटार्क्टिका। 90% of world's freshwater source is Antarctica. क्लियर। एंटार्क्टिका क्या चीज है एक कॉन्टिनेंट है। तो अगर हम बात करें सदर्न ओशन की तो सदर्न ओशन कहाँ पे एंटार्क्टिका के अंदर ही है और वो भी सारा बर्फ का जमा हुआ है उसे क्या कहा जाता है एंटार्क्टिक ओशन कहा जाता है। एंटार्क्टिका कहाँ पे है साउथ में। एंटार्क्टिका इज लोकेटेड ऑन साउथ। एंटार्क्टिका में अलग अलग हर कंट्री ने स्टेशन बनाए हुए हैं जो यहाँ पर टाइम को और इन चीजों को डेट्स वगैरह को मैनेज कर रहे होते हैं डेट्स को ताकि इन सारी चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो पेपर में सवाल आता है लार्जेस्ट स्टेशन इन अंटार्कटिका कौन से है। मैकमर्डो स्टेशन। अरमान साहब रोम 3 से बोर्ड मार्कर तो ले आए तो बिल्कुल टूटा हो गया। बोर्ड मार्कर चले। अंटार्कटिका के अंदर स्टेशन है रिसर्च स्टेशन बनाए हुए अलग अलग कंट्रीज में। अगर कभी सवाल है विच इज लार्ज जो आता है विच इज लार्जेस्ट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका उसका नाम है मैकमर्डो स्टेशन। मैकमर्डो स्टेशन इज लार्जेस्ट रिसर्च स्टेशन लोकेटेड इन अंटार्कटिका। बोर्ड मार्कर वाले जरा मैकमर्डो स्टेशन was built by USA. मैकमर्डो स्टेशन किसका है USA के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। कंस्ट्रक्शन डेट है 1955। कंस्ट्रक्शन डेट 1955 1955। ओपनिंग डेट है 1956। ओपनिंग डेट 1956।
56 क्लियर है। उसके बाद सवाल आता है पाकिस्तान का कोई रिसर्च स्टेशन तो है, जिना रिसर्च स्टेशन एंटार्क्टिका में है, जिना रिसर्च स्टेशन एंटार्क्टिका, इसकी डेट है 25 जनवरी कौन सी डेट है ये? 25 जनवरी 1991। इसकी एक ही डेट याद करनी है आपको। जीना रिसर्च स्टेशन की डेट 25 जनवरी 1991, 1991। क्या हो गया? ये डेट पे करने भी यूज है। अब डेट लाइक 12 जगहों पे यूज होंगी। अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो यहाँ पर जितने भी सीज हैं वो भी सारे बर्फ के जमे हुए हैं। जितनी भी लेक्स हैं उनमें बर्फ की जमी हुई है। 2-3 सीज के नाम लिखे हैं और एक लेक का नाम लिखे हैं। लेक वोस्टॉक, नहीं सिर्फ एमसीक्यूज वन लाइन है, 15 सवाल है सिर्फ, वो भी खींच खींच के लेके जाऊंगा। तो कभी भी सवाल क्वेश्चन लेक एयर कहाँ पे है, तो कहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। लेक वोस्टॉक कहाँ पे, अंटार्कटिका। तो लेक वोस्टॉक सारी बर्फ की जमी हुई, लोकेटेड इन अंटार्कटिका। अगर डेजर्ट्स की बात करें तो अंटार्कटिका में सालाना बारिश 10 इंच से कम है, लिहाजा अंटार्कटिका लार्जेस्ट पोलर डेजर्ट है। वो आपको कल इस बात का पता लिखने तो लिखने होना जरूरत नहीं। रोज सी, ROSS, रोज ROSS। दूसरा लिखिए बेलिंगशल सी, वैसे तो काफी है पर 2 का बेलिंगशल सी। रोज सी और बेलिंगशल सी का ताल्लुक कहाँ से? नहीं जी नहीं, लार्जेस्ट फ्रोजन लेक नहीं कहेंगे, सवाल चेंज हो जाएगा। फ्रोजन वाला सवाल आता है, कोल्डेस्ट वाला सवाल आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कोल्डेस्ट लेक कौन सी, वो आगे लेक बेकाल रशिया। आप उसे कोल्डेस्ट नहीं कह सकते। तो जरूरी नहीं है कि जो बर्फ की जमी हो टेम्परेचर ज्यादा हो, फर्क पड़ता है चीजों का। क्लियर है? क्यों वाले सवाल पूछ रहे थे, आंसर पूछ रहे थे सवाल। फिर सवाल आता है कि ओजोन लेयर का होल जो हुआ है दुनिया में वो कहाँ पर हुआ है? अंटार्कटिका में। ओजोन लेयर होल कैन बी ऑब्जर्व इन अंटार्कटिका। ओजोन लेयर जो सूरज की तरफ से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है, उस लेयर में सुराख हो गया है जिससे टेम्परेचर मजीद बढ़ रहा है। तो वो सवाल किस कॉन्टिनेंट में हुआ है? अंटार्कटिका में। ओजोन लेयर होल कैन बी ऑब्जर्व इन अंटार्कटिका। क्लियर है? पोल्यूशन जरूरी तो नहीं है कि पोल्यूशन ही हो, और भी बड़े फैक्टर्स होते हैं ओजोन लेयर के हवाले से, लेकिन सुराख वहां पे ही हुआ है, अंटार्कटिका में ही हुआ है। वो भी सारी बात है, अलग अलग मामला तो बन रहे हैं। और दुनिया का टेम्परेचर को देखें तो अंटार्कटिका तो फीवर है, तो इस वजह से। अगला सवाल लिखिए जी। ब्लू व्हेल के बारे में आपने सुना होगा, पाकिस्तान में भी कभी कभी ब्लू व्हेल हाथ में आ जाती है और फौरन सोशल मीडिया पर भी आती है कि ब्लू व्हेल पकड़ी गई है। तो ब्लू व्हेल ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है? अंटार्कटिका में। दूसरा, आपने कार्टून्स में या नेशनल ज्योग्राफिक पे एक बर्ड देखा होगा, पेंगुइन। सर ये ब्लू वेल पे बर्फ नहीं रहती क्या? हाँ, जो पानी जमा हुआ है, सारा तो नहीं जमा हुआ, 2% तो वाटर है, तो जहाँ पर वाटर होगा वहां पर जो मछली पाई जाती है। पानी इस तरह से कि ऊपर जो है ना वो सारी बर्फ की लेयर्स हैं, शीट्स हैं, और उसके नीचे पानी है। तो कभी नेशनल ज्योग्राफी पे आपने देखा हो तो वो ऊपर से होल्ड करके नीचे तो फिर लिक्विड है ना, इस तरह से। तो पेंगुइन कहाँ पे पाए जाते हैं? आर ओनली फाउंड इन अंटार्कटिका। इसे अंटार्कटिका में, क्योंकि इनकी ट्रेड इलीगल है, इनकी तजारत नहीं होती, लिहाजा आपको दुनिया में किसी और जगह पे नजर नहीं आता। ठंडे इलाकों में रहते इसलिए। ट्रेड इलीगल है, ट्रेड नहीं कर सकते आप, नायाब चीज है ना। इससे जूस वगैरह में
नहीं होती नहीं, कहीं भी नहीं, पेंगुइन्स कहीं भी नहीं, इसकी ब्रीड इलीगल है। एंटार्क्टिका में हो सकता है फिर शायद, लेकिन इसकी ब्रीड इलीगल है, होगा लेकिन उसकी ब्रीड इलीगल है। तो कभी सवाल आ जाए कि ऐसा बर्ड जिसकी ब्रीड इलीगल है तो वो पेंगुइन है। हमने जिसको फॉलो करना होता है पीपीएसएल सरकार में, वहाँ पर एक सवाल मौजूद है, एक ऐसा बर्ड जिसकी ब्रीड इलीगल है वो है पेंगुइन। हाँ जी, पाकिस्तान का वो तो फिर पैसे लेके तो फिर शिकार होते हैं। एक पेंगोलिन भी, ये रेंगने वाला जानवर है पेंगोलिन। तो पेंगुइन और पेंगोलिन में डिफरेंस याद रखिएगा। क्लियर है? फायदे साहब इतनी जल्दी आ गए आप? एंटार्क्टिका के लिए जो है ना वो एक पीस एग्रीमेंट हुआ हुआ है जो 50+ कंट्रीज ने किया हुआ है कि एंटार्क्टिका में किसी भी तरह का कोई भी हथियार आप नहीं लेके जा सकते। इस चीज की तैयारी की जा रही है कि कल को अगर दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो जब सारे कॉन्टिनेंट तबाह हो जाएंगे तो एंटार्क्टिका ही बचेगा, जहाँ से आगे जो है वो लाइफ सरवाइव करेगी। लिहाजा आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और जितने भी बड़े अमीर अमीर लोग हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसा ऐसा एंटार्क्टिका में। वहां पर जितने भी हमारी फसलें सारों के वहां पे बीच वगैरह पहुंच गए हैं। तो ये भी द पैसेज ऑफ टाइम तैयारी हो रही है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ। तो जब हर चीज तबाह हो जाएगी तो जो लाइफ जहाँ से आगाज होगा वो क्या कौन सा कॉन्टिनेंट बचेगा? दुनिया का सब एंटार्क्टिका। तो बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग है। तो आप कभी एंटार्क्टिका का एग्रीमेंट पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ पर न्यूक्लियर वगैरह की इजाजत नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो वहाँ पर ये सीड्स और खाने की चीजों को स्टोर कर रहे हैं अंडरग्राउंड, ताकि बचा जा सके। कोई ना बचे तो सारों ने जाना है, बस पूरे हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा तो रिवाइज कर लें। ये तो अल्लाह ताला को पता है कि किसने बचना है किसने नहीं बचना, लेकिन वो अपनी बड़ी लंबी प्लानिंग लेके चलते हैं। कितने कंट्रीज के दरमियान है? 50+ कंट्रीज में। पेंगोलिन नहीं, पेंगोलिन तो रेंगने वाला जानवर है रेत पे। मैंने बस स्पेलिंग का डिफरेंस लिखा है। हाईएस्ट पॉइंट विल्सन मैसिव, बर्फ के पहाड़ की चोटी में। तो अगर तो पूछे अंटार्कटिका का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, विल्सन मैसिव। और लोएस्ट पॉइंट आइस कवर्ड। तो लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा? आइस कवर्ड शीट्स। Antarctica is known as coldest landmass on Earth. Antarctica is known as coldest landmass on Earth. अगला MCQ, Antarctica is least populated continent in the Earth. Antarctica is the least populated continent in the world. Antarctica is coldest land mass on Earth. दूसरा least populated continent on Earth. कुछ chances आ रही है। Antarctica is known for its extremely dry temperature. Antarctica is known for its extremely ड्राई एटमॉस्फेयर। ना एटमॉस्फेयर लिखें, ड्राई एटमॉस्फेयर, खुश्क एटमॉस्फेयर की वजह से भी जाना जाता है ड्राई एटमॉस्फेयर। बस ये सॉल्व करते हैं इसको, कभी खींच की बनाएंगे। ओवरऑल कभी अंटार्कटिका के एग्रीमेंट के बारे में नहीं पूछा गया, वैसे डॉक्यूमेंट्री देखने में देख लीजिएगा, रिवाइज कर लें।
آن لائن والوں کا کوئی سوال انٹارکٹیکا کے بارے میں ہے تو پلیز پوچھ لیں. آپ لوگوں کو ماسک کیوں لگ گئے ہیں؟ بیمار ہو گئے ہیں؟ چلیں کوئی نہیں. نہیں مجھے اثر نہیں ہے. میری کلاس کے بعد حافظ صاحب کی کلاس ہے. ہاں یہ سب کام سے کریں گے. سر کیا پڑھا گیا کون سر مجھے تھوڑی نا پتا ہے کہ انہیں کیا پڑھانا ہے. ہم اس طرح کی ڈسکشن نہیں کرتے ہوتے. ہماری بڑی اسٹریٹ فارورڈ لائف ہے. میرا زندگی کا اصول ہے میں کلاس کے بعد کوئی بات نہیں کرتا. میرے جیسے اسٹوڈنٹ کٹ دے کاٹ دے جو مرضی کرے میرے لیے وہ ہے ہی نہیں. کنسرن ہی نہیں ہے میرا. اسٹوڈنٹ کی بات اوور آل باقی کچھ اسٹاف کی بات کروں ریکارڈنگ ہو رہی میں کنسرن نہیں رکھتا. مجھے نہیں پتا ہوتا کون کیا پڑھا رہا ہے. میرا کرنا نہیں ہے. میں نے پیسے لیے میں نے اپنا پڑھانا ہے. ایون میں تو یہ بھی نہیں بتا کہ میں نے پڑھایا کیا ہے. وہ مینجمنٹ دیکھتی ہے اور پھر مینشن کر دیتی ہے. میں ٹاپکس پہ بھی بتاتا ہوں. اسٹریٹ فارورڈ سیدھا سیدھا حساب رکھتا ہوں میں. ہاں کہہ سکتے ہیں یار. زندگی میں ایک ہی سوچ آپ کسی کے ساتھ انگلی کرتے ہیں نا تو کتنی انگلی آپ کی طرف ہے. یہ تو بات ہے. یہ پریکٹیکل بات ہے. یہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے آپ کو 7 سال زندگی میں آگے آنا پڑے گا. بس 7 سال. چلیں جی اسلامک اسٹڈیز سے سوال اسٹارٹ کرتے ہیں. آپس میں شیئر نہیں کرتے ہوتے نئے اور پرانے بچے. اس طرح کا کام نہیں ہوتا. جو پرانے انہوں نے پڑھا ہوا تو کوئی ریوائز ہو جائے گا. جو نئے بچے ہیں آپ کا کنسرن نہیں ہے کہ اگلے نے کیا لکھا ہے کیونکہ اس نے آپ کا پیپر نہیں دینا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ لوگوں کی ایک ہی سیٹ ہوگی اور آپ لوگ آپس میں مقابلے پہ ہوں گے تو آپ لوگ اپنے لیے ہی دعا کریں گے. آپ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ میں تو چلو پاس ہو جاؤں اور وہ بھی ہو جائے کیونکہ سیٹ ہی ایک ہے. آپ اپنے لیے دعا کریں گے. تو آپ میں اپنے لیے ہی رہا کریں. تو ہیڈنگ ہے ہماری اسلامک قانون. سب پر لکھیں جی فقہ. آپ نے عموماً ایک لفظ سنا ہوگا فقہ کسے کہتے ہیں. اسلامی قوانین تو شریعت کے احکامات کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ. اسلامیت میں نے مشکل ٹاپک سے سٹارٹ کیے. اسلامیت کے ٹاپک سن لیں جو میجر بنتے ہیں. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی, اس کے بعد خلفائے راشدین, قرآن پاک, 5 پلرز آف اسلام. کلیئر ہے. جو مشکل سوال بنیں گے وہ میں نے وہی ٹاپک اسٹارٹ کیا. اسلامی قانون کسے کہتے ہیں, حدیث اور حدیث کی ٹائپس کون سی ہیں, صحاح احادیث کی 6 کتابیں, ان کے مؤلف کون ہوں گے, ائمہ اربعہ 4 امام, کب پیدا ہوئے, کہاں پر پیدا ہوئے, کون سی کتابیں لکھی, کہاں پر وفات پائی. تو مشکل سے ہم نے اسٹارٹ کیا. فقہ کہتے ہیں اسلامک قوانین اور شریعت کے احکامات کو فقہ کہا جاتا ہے. کلیئر. پھر آگے لکھتے ہیں جی قرآن پاک. انگلش میں سوال آتا ہے which is the first source of Islamic law. اسلامک قانون کا سب سے پہلا ذریعہ کیا چیز ہے؟ قرآن پاک. انگلش میں بھی اسٹیٹمنٹ لکھ لیں. فرسٹ سورس آف اسلامک لا از قرآن. تو جو باتیں اسلامیات میں مکس لے کے چلتا ہوں. اسلامیات میں کبھی کبھی اردو میں پوچھا جاتا ہے, ایس پی ایس میں انگلش میں پوچھ لیتے ہیں. اس کی مثال اس طرح سے کبھی سمپل آ جاتا ہے سجدہ, سجدہ کو وہ بھی لکھ لیتے ہیں اور لفظ استعمال کرتے ہیں پروسٹریٹ. پروسٹریٹ کا مطلب ہے سجدہ. ہاؤ مینی پروسٹریٹس آر ان ہولی قرآن.
تو جو مشکل الفاظ ہوں گے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے. تو انگلش میں سوال تھا وچ از دا فرسٹ سورس آف اسلامک لا. آپ نے اسلامک لا میں سے کوئی بھی چیز لینی تو سب سے پہلے کس سے رجوع کریں گے؟ قرآن پاک. اب اردو میں لکھیں قرآن پاک شریعت اسلامیہ کا اول کو اولین لکھتے ہیں یا اول ہی لکھ لیں. اولین ماخذ ہے, تھوڑا اردو پیور ہوگا. اولین ماخذ ہے, اولین ذریعہ لکھیں. چلیں اول ذریعہ قرآن پاک اسلامی قانون کا اول ذریعہ. قرآن پاک کا ایک نام ہے البرہان. البرہان کا مطلب ہے حجت تمام کرنے والی. قرآن پاک کا ایک مطلب ہے حجت. البرہان, البرہان کا مطلب ہے حجت تمام کرنے والے. وہی بتا رہا ہوں. نہیں اپنی طرف سے مطلب نہیں کرنا, عربی کے بڑے مطلب بنتے ہیں. یہاں پر حجت تمام کرنے سے مراد وہ کتاب ہے جو مکمل دلائل کے ساتھ بیان کی گئی ہے, جس میں کسی بھی شک و شبہ اور کمی کی گنجائش نہیں ہے. یہ لکھیں حجت تمام کرنا سے مراد ایسی کتاب جو مکمل دلائل کے ساتھ, اب لکھ لیں ایسی کتاب جو مکمل دلائل کے ساتھ پیش کی گئی ہو, جس میں کسی بھی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے. باقی سمجھ عربک میں ایک ہی چیز کے ڈھیروں معنی بنیں گے. اس کے بعد قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ, قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور آخری آسمانی کتاب ہے. عموماً اسلامک اسٹڈیز میں سوال آتے ہیں ٹوٹل ہولی بکس کتنی ہیں؟ تو دوسرے مذاہب کی جتنی بھی کتابیں ہیں, چاہے کتنی بھی کتابیں, چاہے سکھزم کی ہیں, چاہے وہ چائنیز کی ہیں وغیرہ وغیرہ, آپ ان کو سیپریٹ کہہ سکتے ہیں, مقدس کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا اسلام تربیت کرتا ہے کہ کسی کے خدا کو برا نہ کہیں, یہ نہ کہ ریورس میں آپ کے خدا کو برا کہیں. تو مقدس ضرور ہے لیکن ہولی نہیں ہے. ہولی کتابیں صرف 4 ہی ہیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن پاک جو آسمان سے نازل ہوئی. تو قرآن پاک ایک آسمانی کتاب ہے. قرآن پاک ایک ہولی بک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اگلا ساتھی لکھیں قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اس کے ہر حکم کو بجا لانا واجب ہے. قرآن پاک کے ہر حکم کو ماننا واجب ہے, لازم ہے. امید ہے کہ مسئلہ نہیں ہوگا. نیکسٹ ہے حدیث. انگلش میں آپ MCQ لکھیں گے سیکنڈ سورس آف اسلامک لا از حدیث. حدیث کی اسپیلنگ انگلش میں لکھی ہوگی HADITH. حدیث. احادیث ہوں گی تو اے آگے لکھا ہوگا, مطلب زیادہ حدیثیں ہوں گی تو احادیث لکھا ہوگا AHDITH. آپ سمپل ہیڈنگ دے دیں سیکنڈ سورس آف اسلامک لا از حدیث. حدیث کے لغوی معنی, لغوی لفظ نکلا ہے لغت. لغت کہتے ہیں لینگویج کو. حدیث کے لغوی معنی بات کرنا کے ہیں. لیکن اصطلاحی معنوں میں, اصطلاحی آپ اس طرح سے لکھیں گے, لیکن مگر اصطلاحی معنوں میں حدیث سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قولی, عملی لکھنا چاہتے ہیں تو عمل لکھ لیں, یا فعلی لکھنا چاہتے ہیں فعل کو بھی عملی کہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قولی, عملی یا اس باتی طور پر
मरवी है। दोबारा सुन लें, सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ इज हदीस। हदीस के लघवी मायने क्या है? बात करना के, लेकिन इस्तिलाह के मायने में हदीस से क्या मुराद लेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमल या फेल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम करके दिखाया, या इस्बाती तौर पर मरवी इस्बाती काम किया है। अभी हदीस की काइंड जो आप लोग पढ़ेंगे, मतलब एक ऐसा काम जो सहाबा कराम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम देखा लेकिन उस काम को करने से रोका नहीं, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो भी एक हदीस की कैटेगरी में आ जाता है। तो वो आपको हदीस और सूरत के टॉपिक में पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, सहाबा का नाम उमर बिन अलास, उनकी मिसाल है कि उनको जो है वो बड़ा सख्त बुखार था और उन पर गुस्ल वाजिब था। अब खदशा उन पर गुस्ल वाजिब पर खदशा था कि अगर नहाएंगे गुस्ल करेंगे तो बुखार मजीद बढ़ेगा, लिहाजा उन्होंने क्या किया? तयम्मुम किया। आप सल्लम वो अमल देख रहे थे, आप ने रोका नहीं, तो लिहाजा इस तरह के जो अमल होंगे वो उस कैटेगरी में आते हैं, वो अलग से टॉपिक है। क्लियर है? रिवाइज कर लें, कोशिश करें यहाँ पर याद हो जाए। तो फिक़ह किसे कहते हैं? इस्लामिक असूलों या शरीयत में जब अहकाम दिए गए उन्हें कहा जाता है फिक़ह। आगे सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, आपने कोई भी इस्लामिक लॉ से कोई भी सोर्स लेना तो सबसे पहले किससे रजू करेंगे? कुरान पाक से। कुरान पाक के बाद आप किसको फॉलो करेंगे? हदीस को। पाकिस्तान में इस्लामिक कानून नहीं है, याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया में है। पाकिस्तान में कुछ कुछ जगह पे जो है ना वो हदूद ऑर्डिनेंस मौजूद है। हाँ जी, लिखा तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इस्लामिक कानून मुकम्मल इस्लामिक कानून नहीं है, हमारा यूके वाला कानून है अमेंडमेंट के साथ। वो मैं कह रहा हूँ कुछ कुछ जो मामलात है ना वो इस्लाम से उन्होंने निकाले हुए हैं, बाकी हर चीज इस्लामिक मुकम्मल इस्लामिक कानून नहीं है। मुकम्मल इस्लामिक कानून तो सीधा सीधा हद है, चोरी की हाथ काट रहे, दैट्स इट, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा सीधा। रिवाइज करने 1 मिनट है, तगड़ा रटा लगाएंगे, यहाँ पर ही याद हो जाए बस। थर्ड नंबर पे, थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ इज इजमा। कुरान और सुन्नत हदीस के बाद इस्लामिक कानून का तीसरा माखज़ इजमा है। कुरान और हदीस के बाद इस्लामिक कानून का तीसरा माखज़ इजमा है। इजमा का मफ़हूम ये है इजमा का मफ़हूम ये है कि उम्मत मुसलमा का किसी मसले पर मुत्तफिक हो जाना। किसी भी मसले पर जो उम्मत मुसलमान मुत्तफिक होगी उसे क्या कहा जाता है? इजमा। नेक्स्ट लिखें, सबसे अफजल इजमा सहाबाए कराम का है। सहाबा के बाद ताबईन, वो बताता हूँ, डेफिनेशन ऐसे नहीं है। सबसे अफजल इजमा किनका? सहाबा कराम का। सहाबा कराम के बाद दूसरे नंबर पर अफजल किनका? ताबईन का। एक लफ्ज होता है ताबई। ताबई से मुराद वो शख्स है जिसने ईमान की हालत में, शर्त है ईमान की हालत में
صحابہ کو دیکھو اور ایمان کی حالت میں ہی وفات پا گئے ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بہت ایسے صحابہ تھے جنہوں نے بغاوت کی، تو الگ الگ وہ میٹرز بنتے ہیں، پھر گئے دین سے پھر گئے. تو لہٰذا اگر صرف تابعی کی ڈیفینیشن اگر کریں گے جس نے صحابہ کو دیکھا ہو تو پھر وہ تابعی بنتے ہیں. تو پوری ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں مطلب بینگ اے مسلم اور اس نے صحابہ کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، وہ آئے گا تابعی کی کیٹیگری میں. اور زیادہ تابعی ہو تو کہتے ہیں تابعی. ہاں جی، صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو. اس کے بعد ہر دور میں علماء کرام کا اجماع حجت ہے. یہ والا حجت ہر دور میں علماء کرام کا اجماع حجت ہے. کلیئر؟ ایسے احکامات جن کے بارے میں قرآن اور حدیث سے مکمل رہنمائی نہ ملے تب اجماع کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. سراؤنڈنگز میں اس طرح کے بڑے مسائل ہیں جس پر اجماع ہوئے ہیں، اور اجماع سے جب کوئی نتیجہ نکل آئے تو اس پر عمل واجب ہے. ایک منٹ ریوائز کر لوں. آن لائن والوں کو کوئی بھی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیں، کلیئر کر لیں جی یہاں تک. دیکھیں جب بات ہوتی ہے نا فقہ کی، تو میں کلاس میں بتا دیتا ہوں کہ جی میں آدم فاضل تو ہوں نہیں، میں نے جو پڑھانا ہے وہ یہاں پر پڑھانا ہے بابا پی پی ایس سی والی سرکار اور ایف پی ایس سی والی سرکار کے مطابق. تو سیدھی سی بات ہے کیونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. جب بات کرتے ہیں نا ائمہ اربع، تو ائمہ اربع سے مراد ہے 4 امام، ٹھیک ہے، مالکی، ٹھیک ہے، شافعی، ٹھیک ہے، حنبلی، اور چوتھا فقہ کون سا؟ ہاں جی، مالکی تو میں نے کہہ دیا، حنفی، ٹھیک ہے. اب فقہ جعفریہ ایڈ ہی نہیں ہوتا، تو ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے تو وہ فوراً اس کے چہرہ جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے، رنگ ہی بدل جاتا ہے. تو بینگ اے مینٹور میرے یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ ہم نے پڑھانا ہوتا ہے پی پی ایس سی کے مطابق. تو ائمہ اربع، ائمہ کہتے ہیں اماموں کو، اربع کہتے ہیں 4 کو، ٹھیک ہے. اب وہ فقہ جعفریہ کو ایڈ نہیں کرتا، خمسہ نہیں کہہ سکتے، خمسہ کہیں گے تو پیپر میں غلط ہو جائے گا. تو اس لیے میں پھر بڑا سیدھا اسلامک اسٹڈیز کو لے کے چلتا ہوں کہ بھائی آپ کا جو بھی ٹھیک ہے، آپ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہے اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے. میں نے جو آنسر لکھنا ہے بہت زیادہ ممکن ہے اور ہوگا بھی کہ آپ نے جو جواب پڑھے ہیں جو میں لکھوں گا اس میں تضاد ہوگا، لیکن میں یہاں پر وہ ذمہ داری سے جواب لکھوں گا جو پیپر میں پاس پیپر میں ٹھیک آنسر آئے. بس یہ دھیان دے دیں. باقی امام کے جو مسئلے مسائل ہیں وہاں پہ جو بھی مسئلے کہ آپ اس میں بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ ڈھیر سارے مسائل موجود ہیں، چاہے وہ تکبیروں کو لے کے ہو، چاہے وہ یہ آج کل تو پھر بھی رمضان شریف ہے، چاہے وہ جو ہے وہ تراویحوں کو لے کے ہو، تو ڈھیر سارے مسائل ہر فقہ میں الگ الگ مسائل الگ الگ دلائل کے ساتھ موجود ہیں، پھر ہم ان کو ڈسکس نہیں کرتے. نیکسٹ ہے قیاس اور اجتہاد. اگر آپ کا سی ایس ایس کا پیپر ہے، پی ایم ایس کا، پھر تو آپ اس کو لینتھی پڑھیں گے کیونکہ اس کے آگے اور 4 اقسام ہیں. لیکن 1 پیپر ایم سی کیوز میں اتنی ڈیٹیل کافی ہے کیونکہ 1 لائنر سوال آتا ہے وچ از فرسٹ سورس آف اسلامک لا، سیکنڈ سورس کون سا ہے، تھرڈ سورس کون سا ہے، فورتھ کون سا ہے، ففتھ کون سا ہے. لیکن آپ نے ان کو انگلش میں نام لازمی دیکھنے ہیں، شاید لا میں آپ نے پڑھے ہوں، قیاس کو اجتہاد کا اور بھی نام ہے ان کے.
रीजनिंग बाय एनालॉजी एंड फलां फलां फलां, वो आपको जब मैं इंग्लिश पेपर दूंगा ना तब उसमें नाम डालूंगा, फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इस्लाम में तो घुमा के ही पूछ लेता है, वो आसान होते लेकिन घुमा के पूछ लेते हैं। खैर, लेकिन कियास के मायने हैं अंदाजा लगाना। हम कहते हैं ना कियास सराई करना, मैंने अमूमन क्लास में बोलता हूँ आखिरी पेपर कब होगा, तो मैं तो कहता कियास सराई में कर सकता हूँ, अंदाजा लगा सकता हूँ, 100% नहीं बता सकता। तो कियास के मायने हैं अंदाजा लगाना, मगर इस्तिलाही मायनों में इससे मुराद मगर इस्तिलाही मायनों में इससे मुराद किसी मुश्तरका इल्लत मुश्तरका इल्लत पर यहाँ से मुराद है कमी, किसी चीज का ना होना, किसी मुश्तरका इल्लत की बिना पर किसी मनसूस हुक्म से मुराद है लाजिम हुक्म, वो हुक्म जिसको मानने के लिए बोला गया कि लाजमी मानना है। किसी मनसूस हुक्म से किसी गैर मनसूस हुक्म, पहले लिख लें, किसी मनसूस हुक्म से किसी गैर मनसूस हुक्म का अंदाजा लगाना। मिसाल के तौर पे शराब नोशी हराम है, इसमें तजाद है, कई उलमाए किराम कहते हैं कि कुरान पाक में इसके डायरेक्ट हदायत नहीं है, लेकिन वो हम मनसूस का मतलब है जरूरी हुक्म। तो शराब नोशी हराम है, ये क्या है? मनसूस हुक्म है, हदायत है इस्लाम में कि शराब ना पिए, शराब नोशी हराम है। इवन एक कतरा भी कुएं में गिर जाएगा तो कुआं जो है वो पानी नापाक, आपने अगर पी लिया शराब तो आप 40 दिन तक आप भी पाक नहीं। क्लियर है? अब आजकल के दौर में देखें तो आजकल जो है वो नशे के अलग अलग सोर्सेज हैं, डांसिंग पिल्स हैं, जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं लोग, यहाँ पर आइस का नशा है, यहाँ पर चरस का नशा है, अफीम का नशा है, नस्वार का नशा है, शीशे का नशा है। तो हर तरह के नशा जो खुमारी लगते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? हराम में आएंगे। तो मनसूस हुक्म किया है शराब नौशी, तो शराब का क्या काम है? दिमाग को सुकून देना, खुमारी लेके आना। तो हर वो चीज जो दिमाग को खुमारी देगी, चाहे कई लोग तो ऐसे हैं जो खांसी की सिर्फ 4 पी जाते हैं सस्ता नशा करने के लिए, कई लोग ऐसे जो समंथ को रख के कागज पे या रुमाल पे रख के सूंघते रहते हैं, वो भी नशा हो जाता है। तो मनसूस हुक्म किया शराब नोशी हराम है। और किसी भी गैर, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने किया नहीं हुआ तो वकीलों को ये नशों का पता है, बड़ी जेल में ठीक है, पर मैंने किया नहीं, मुझे ऐसे लगेगा मुझे। तो किसी मनसूस हुक्म से किसी गैर मनसूस हुक्म को निकालना, वो क्या कहलाता है? कियास। अब समझ आ गई एग्जाम्पल? इसलिए मैं लॉ नहीं पढ़ाता, जिसमें लॉ पढ़ा दिया ना बच्चे फिर जाएंगे, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज इस तरह की है, मैं बोल नहीं सकता, और उस लैंग्वेज के बगैर मैं लॉ पढ़ा नहीं सकता। तो कैमरा लगाओ तो मैं बड़ा जो है ना वो लिमिटेड रखता हूँ, खड़ूस नहीं हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट, क्योंकि मैं किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता। और ये जिंदगी का सबसे बड़ा असूल है, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। अब मैं अच्छा लगूंगा सर को पूछ के कि वो क्लास पढ़ा के निकले थके हुए, सर जी आपने क्या पढ़ाया है, वो एक दिन तो बता देंगे, सर ये कहेंगे पता नहीं ये क्या मेरे से कंसर्न रख रहे हैं। तो इस तरह हम लोग नहीं करते, हम लोग अपने काम से काम रखते हैं, ये प्रोफेशनलिज्म होता है ये। क्लियर है? रिवाइज कर लें। अब समझ आ गई मनसूस हुक्म क्या है और गैर मनसूस हुक्म क्या है? रिवाइज कर लें, शाबाश। आप लोगों को अपने एफआईए में अगर अप्लाई किया तो फिर मैं एफआईए क्लास भी पढ़ाऊंगा, और उसमें से 15 में से 14 नंबर लाजमी आएंगे, एक नंबर अपनी गलती की वजह से नहीं आएगा, जो आपको स्टेबिलिटी समझ नहीं आएगी, वो मैं बना दूंगा। एफआईए 1976। रिवाइज करें, रिवाइज। शुक्र है आप लोगों ने लॉ नहीं पढ़ा होगा, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको अंदाजा है। क्लियर क्लियर बातें हैं, बिल्कुल सीधी सीधी बातें हैं। ये एग्जांपल लिख लीजिएगा वैसे जो मैंने आपको बताई है।
آگے لکھتے ہیں جو اجتہاد ہے ہمیں اس کو ڈیٹیل میں نہیں کرنا کیونکہ ہمارا تو ون پیپر ہے سبجیکٹو نہیں ہے، لہٰذا میں اس کی اقسام بھی نہیں بتاؤں گا. تو قیاس کا مترادف کیا چیز ہے؟ اجتہاد. آپ نے اردو میں پڑھے ہوں گے مترادف اور متضاد الفاظ. تو مترادف ایگزامپل ہر اس مسئلے پر قیاس اور اجتہاد، ہر اس مسئلے پر قیاس اور اجتہاد جائز ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی واضح رہنمائی موجود نہ ہو. اس کی سادہ سے دیسی سے ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آج کل موبائل فونز موجود ہیں ساروں کے پاس، ٹھیک ہے. اس ٹائم میں موبائل فون نہیں تھے، تو آج کل علماء کرام نے اجازت دی کہ اگر آپ کا موبائل فون بچتا ہے تو آپ جیب میں ہاتھ ڈال کے سولو کر سکتے ہیں، نماز نہیں چھوٹے گی. تو اس طرح کے جو معاملات جو آج کل کے دور میں ہیں وہ کیسے سولو ہوتے ہیں؟ ایسے قیاس و اجتہاد کے ذریعے. اجماع کی بات کلیئر ہے. لیکن ایسا میں نے آبزرو کیا ہے کچھ لوگوں کو، ظاہر جو پاس کھڑا ہوگا نمازی اتنا تو نظر پڑتے ہی ہے، وہ جب کال آئے تو موبائل باہر نکالتے ہیں، موبائل پہ نمبر دیکھ کر کے کاٹتا ہے. تو اس طرح سے اتنا بھی علماء کرام نے اجازت نہیں دی. لہٰذا اتنی تو ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈال کے تو وہ بٹن ظاہر سی بات ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہی ہوتا ہے، میرا تو رائٹ بنے گا، آپ لوگوں کو رائٹ بنے گا، تو اس کو دبا کے روک کرتے ہیں. یا اگر آپ اس ٹچ موبائل تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا پاور بٹن کہاں پہ ہے. تو اس طرح سے ڈیوائس کر لیں. بس وہ زیادہ ڈیٹیل میں ہو جائے گا. مترادف ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تھوڑے سے مائنر سے ڈفرینس کے ساتھ، اس لیے میں نے ایک لفظ استعمال کر دیا سینونیم مترادف ہے. لیکن آپ نے سیکوینس یہ والا یاد رکھنا ہے. پہلا فرسٹ سورس قرآن، سیکنڈ سورس حدیث، تھرڈ سورس اجماع، فورتھ سورس قیاس اور ففتھ سورس اجتہاد. امید ہے کہ یہاں پر یاد ہو جائے گا یہ. ہاں جی، حدیث سنت ایک ہی ہے، وہ الگ ہمارا ٹاپک بنے گا حدیث اور سنت کا. تو اگلے فرائیڈے ہم حدیث اور سنت کر لیں گے. سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تھوڑا سا مائنر سا ڈفرینس ہے، زیادہ نہیں ہے. پھر آگے حدیث کی کائنڈز ہوتی ہیں، حدیث صحیح کون سی، حدیث حسن کون سی، حدیث ضعیف کون سی وغیرہ. آن لائن والوں کو کوئی بھی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیں. اسلامک پڑھاتے ہوئے ایسا سوال جو آپ کو لگے کہ میں غلط پڑھا رہا ہوں تو یقین مان لیں کسی کسی کے پوائنٹ سے بالکل ٹھیک ہوگا. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. اس طرح کے سوال آتے ہیں. جنازے کی تکبیروں کا مسئلہ ہے، الگ الگ فقہ میں الگ الگ، کوئی 2 پڑھاتے ہیں کوئی 4 پڑھاتے ہیں. تو اس طرح کے سوال آتے ہیں تو اس میں ہم اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتے. ہمارے پیپر میں سیدھا سیدھا سوال ہی آتا ہے، جو جنرل ہوگا وہ آنسر میں لکھ دوں گا. یہ اگلی ہیڈنگ ہے اسلامی حدود و تعزیرات. آپ نے کسی مووی میں سنا ہوگا تعزیرات ہند کے تحت سزائے موت دی جاتی ہے، یا تعزیرات پاکستان. حد، پہلا لفظ ہے حد. حد ایک شرعی سزا ہے. حد ایک شرعی سزا ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. جرم ثابت ہونے پر شرعی سزا ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی.
जुर्म साबित होने पर हद का निफाज काजी पर लाजिम है। अगर किसी आदमी पर या किसी औरत पर जुर्म साबित हो गया है कि इसने हद को टच किया है, जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो काजी पर क्या लाजिम है, उस हद का निफाज करना लाजिम, मतलब जो सजा होगी वो काजी देगा ही देगा, देने का पाबंद है। क्लियर? ताजीरात से मुराद, आगे लिखेंगे, ताजीरात से मुराद वो शरई सजाएं, ताजीर या ताजीरात से मुराद वो शरई सजा या सजाएं हैं जो शरीयत में मुकर्रर नहीं है। ठीक है, आगे लिखे, काजी अपनी सवाबदीदी से सवाबदीदी आप इस तरह से लिख सकते हैं, सवाबदीदी मतलब मर्जी, केस की नोयत को देख के, हालात वाकयात को देख के, गवाहान को सुन के, तो काजी अपनी सवाबदीदी पर कोई भी सजा दे सकता है, सजा ज्यादा भी दे सकता है, सजा कम भी दे सकता है। तो काजी अपनी सवाबदीदी पर सजा दे सकते हैं और इसमें कमी बेशी भी कर सकते हैं। ऐसी सजा को क्या कहा जाता है? ताजीर। पाकिस्तान में ताजीर चलती है, हद नहीं चलती, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लामी कानून नहीं है। हद होगी तो जिसने वो अमल कर लिया अब उसको सजा मिलनी ही मिलनी है। ताजीर में, ताजीरात पाकिस्तान के तहत अलग अलग सजाएं, ए बी सी कैटेगरी, कहीं 3 साल, कहीं 7 साल, कहीं उम्र कैद, कहीं फांसी वगैरह वगैरह, जिस तरह से नोयत होगी। हद तो इस्लामिक है, इस्लाम में जो फिक्स सजा है उसे हद कहते हैं। मतलब एक हद है कि आपने उससे पीछे पीछे रहना है, आपने वो हद पार कर ली, वो काम कर लिया तो आपको सजा मिलनी ही मिलनी। और इस्लामी कानून पाकिस्तान में नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कुछ कुछ जगहों में इस्लामी कानून हमने लिया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है, प्रॉपर जिसे इस्लामिक कानून कहते हैं उसको दिया हुआ है पाकिस्तान में। नहीं, हम कुछ भी नहीं कहेंगे इससे, कुछ भी नहीं कहेंगे। जो हक में वक्त होता है उसका सीधा सीधा इस्लाम में हदायत है, उसको फॉलो करना होता है। तो हक में वक्त ने जो कह दिया, इस तरह तो कई बादशाहों ने तो डिवाइन थ्योरीज भी दी हुई हैं कि खुदा का नुमाइंदा है आपका हुक्मरान, उसकी पैरवी करें, उसको फॉलो करें, उसको हुक्म पे जाते हैं, उसे अगेंस्ट ना जाए। तो कई बादशाह को देखा जाए, मुगल साहब अकबर ने तो बिल्कुल ही फील कर दी में अलग अलग, तो उस तरह के बड़े मामला आते हैं, तो इस कैटेगरी में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे लिखे जी, इस्लामी हदूद हेडिंग दे दें। इस्लाम में 5 हदूद पर इत्तेफाक है, फिर वहां पर सवाल आ गया अलग अलग फिका के मुताबिक। ठीक है, तो ज्यादातर कितनी हदूद पर इत्तेफाक किया गया है? 5 हदूद पर। 5 हदूद पर मोस्टली उम्मत मुसलमा इत्तेफाक करती है। पहले के हद सिरका, हद कज़फ, हद जिल्द, 3 लिखे जी, हद सिरका, हद कज़फ, हद जिल्द, हद उमर, हद रिजम। पॉसिबिलिटी जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो कई उलमाए कराम 5 से ज्यादा पर इत्तेफाक कर रहे हो, क्योंकि ये फिका के मसाइल हैं। तो उम्मत मुसलमा ज्यादा किन हदूद पर इत्तेफाक करती है? इन 5 पर, हद सिरका, हद कज़फ, हद जिल्द, हद उमर, हद रिजम। पेपर में सवाल आता है फॉल्स एक्विजिशन, इंग्लिश में पूछ लेता है वो, तो हद कज़फ बनती है फॉल्स एक्विजिशन। तो आपने इनको इंग्लिश में 5 चले नाम रिवाइज करें। हाँ जी, तो अभी डिटेल में लिखवाना है मैंने, वो लिखवाना है मैंने, बेफिक्र हो, जिसको डिटेल में लिखवाना है इससे क्या रिवाइज करना है।
हद सिरका से स्टार्ट करें। जिसने कम से कम 10 दरहम की चोरी की, उस पर हद सिरका नाफिज होगी, जिसकी सजा हाथ काटना। इस्लामी कानून में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि कम से कम जुर्म हो, जिसने चोरी की और जुर्म साबित हो गया, उस पर हद लागू होगी। कौन सी हद? हद सिरका। और उसकी सजा क्या है? हाथ काटना। इस तरह काट देते हैं जिससे जो है वो आपका हाथ जो है वो लाइफ टाइम के लिए जो है वो अब मफलूज हो जाते हैं। किसी पर जिना की झूठी तोहमत लगाना, किसी पर जिना का झूठा इल्जाम लगाना, किसी से मुराद है किसी भी मर्द, औरत, बालिग, नाबालिग वगैरह वगैरह, किसी पर जिना की झूठी तोहमत लगाना वाले पर जो हद नाफिज होगी उसे हद कज़फ कहते हैं। किसी पर जिना की झूठी तोहमत लगाने वाले पर हद कज़फ नाफिज होगी। हद कज़फ की सजा है 80 कोड़े, इंग्लिश में 80 लैशेस। हजरत उमर फारूक कानून के मामले में ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो इवन ये भी देखा कि इस्लामिक तारीख में कि वो लोग जिनको सजाएं दी गई और मर गए तो बाकी कोड़े उनकी कब्र को लगाए गए। ठीक है, इसकी सजा का आगाज 5 हिजरी से हुआ। हद कज़फ की सजा का आगाज 5 हिजरी से हुआ। नेक्स्ट लिखे हद खुमर। खुमर लफ्ज निकला है खुमारी से, और खुमारी कैसे थी? नशा करके। शराब नोशी करने वाले पर हद खुमर का निफाज होगा। ये डिफरेंस लगाएं तो आप उसकी कोड़े लिख लें। शराब नोशी करने वाले पर जो हद का निफाज होगा, कौन सी हद का निफाज होगा? हद उम्र का। इसकी सजा मैं पहले बता रहा हूँ, अलग अलग मसलिक में अलग अलग है। 80 कोड़े भी कुछ जगहों पे और 100 कोड़े भी मौजूद हैं। हाँ जी, अलग अलग मसलिक। वो इसलिए वो कहते हैं पुराने पाक में इसकी सजा का हुक्म नहीं है, लिहाजा फिर उन्होंने अपने हिसाब से और कुरान और सुन्नत को मद्देनजर रखते हुए जो उनको बेहतर लगा उन्होंने वो सजा मुतय्यन कर दी है। तो वो देखकर कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, बारे में मैं इग्नोर करता हूँ सवाल कोई भी दिखाने से, वो आपको डिटेल आराम से मिल जाएगी। हद जिल्द। शादीशुदा जोड़े जो जिना में मुलव्वस, मैरिड कपल्स, शादीशुदा जोड़े जो जिना में मुलव्वस पाए गए हों, उन पर हद जिल्द का निफाज होता है, जिसकी सजा ऐसे गैर शादीशुदा जोड़े जो ज़िना में मुलव्वस पाए गए हों, उन पर जिस हद का निफाज होता है उसे कहा जाता है हद जिल्द। इसकी सजा है 100 कोड़े, 100 लैशेस। क्लियर? अब लास्ट रह गया हद रिजम।
खत रिजम है मैरिड कपल्स, शादीशुदा जोड़े। तो हद रिजम शादीशुदा जोड़े मैरिड कपल्स जो जना में मुलवस पाए गए हों उन पर जिस हद का निफाज होता है उसे हद रिजम कहा जाता है। इसकी सजा संसार करना है। संसार करना में क्या होता है, जमीन के नीचे दफना दिया जाता है, सिर्फ गर्दन बाहर ऊपर को होती है और फिर उस गर्दन को सर को पत्थर मारे जाते हैं, उसे कहते हैं संसार करना। तो हद जिल्द है अनमैरिड गैर शादीशुदा अफराद के लिए और हद रिजम है शादीशुदा मैरिड कपल्स के लिए। अगला टॉपिक हम लोग करेंगे हदीस और सुन्नत। तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा हदीस और सुन्नत में क्या फर्क है, या कोली फेली और तकरीरी अहादीस से क्या मुराद है, या हदीस हुसन, हदीस ज़ईफ, हदीस सही, इनसे क्या मुराद है। क्लियर है? इसमें ये हो गया कि चलें आपका ये टॉपिक ऐड हो जाएगा आपके टेस्ट में। अब आप लोगों ने फिलहाल जो नए बच्चे हैं सारे आप लोगों ने ओशिनिया रीजन कंप्लीट पढ़ लिया है, ठीक है। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ लिया इस्लामी कानून और इस्लामी हदूद और ताज़ीरात, और एंटार्क्टिका भी हो गया। इसका मंडे का आपको ग्रैंड टेस्ट है। टेस्ट के लिए आपको जो है वो टाइमिंग पहले दे दी जाएगी। क्लास तो लाजमी होगी ओशिनिया रीजन, इस्लामी कानून, हदूद और ताज़ीरात भी, ये सवाल भी आपने इनके इंग्लिश में नाम लाजमी देख लेने हैं। पुराने पाक को पुराने पाक ही कहते हैं, हदीस को अहादीस कहते हैं, इजमा को कंसेंसस में भी कहते हैं, रीजनिंग बाय एनालॉजी किसे कहते हैं, सवाल आते हैं। ये इन्हीं के इंग्लिश के नाम है। और आप गूगल पे 2.5 मिनट लगेंगे सिंपल। एआई से रजू नहीं करना, व्हाट्सएप में जो है ना एआई, उससे रजू नहीं करना इन मामलात में। इस्लामिक स्टडीज के आपको आंसर जो है वो गूगल डायरेक्ट देगा, लेकिन गूगल किसी भी उलमाए कराम या किसी भी दारुल उलूम किसी भी जामिया की तरफ लिंक देगा। तो आपने को टॉपिक पढ़ लेना है कि जामिया कौन सा फिके को फॉलो कर रहा है, फिके मालिकी का है, शाफी का है, हम्बली का है, या जो भी है। क्लियर है? बाकी मंडे को टेस्ट है आप लोगों का। टेस्ट क्लास से पहले होगा या क्लास के बाद होगा वो मेंशन हो जाएगा। ओशिनिया रीजन कंप्लीट, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जो जो पढ़ा है आप लोगों ने। इंक्लूडिंग कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, ना उसको वो कहीं ओशिनिया रीजन था, वो कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया तो था नहीं। कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया भी, कंट्री ऑस्ट्रेलिया भी, प्लाउट होगा 12 मीटर सारे, इस्लामी कानून, हदूद, ताज़ीरात और एंटार्क्टिका। फिर मंडे से इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे यूरोप। यूरोप मुश्किल है, यूरोप या नॉर्थ अमेरिका। चलें जी, अपना ख्याल रखें।